बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 सितंबर और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज बहुत ही भारी और मसरूफ दिन था खबरों को लेकर। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कोशिश होगी कि तमाम इंपॉर्टेंट खबरें आज के व्लॉग में आपके सामने रखें, इसलिए पेस थोड़ी तेज़ होगी। सबसे पहले आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला जारी हुआ है मखसूस नशिस्तों के ऊपर। देखने को, कहने को, सुनने को तो ये एक अमूमी सा सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे तमाम निज़ाम कांप गया है। ये जो पूरा निज़ाम है, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जनरल आसिम मुनीर साहब, DGISI और तमाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, काजी फायज ईसा, इलेक्शन कमीशन, इन्होंने सब ने मिलकर जो जंजीरें डाली हुई हैं, उन जंजीरों में आज क्रैक डाल दिए हैं इस बड़े आईनी कानूनी हथौड़े ने जो इनके ऊपर लगा है इस फैसले के की शक्ल में। और कोशिश पूरे सिस्टम की ये है कि आप तक इस फैसले के जो मंदरजात हैं वो ना पहुंचे और इस फैसले को दबा दिया जाए। इसीलिए आज टेलीविजन जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर पाबंदी लगाई गई है कि आपने इस फैसले को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना। उनको बता दिया गया है कि आपको दूसरी खबरें दी गई हैं, और स्पेशली आज ही के दिन जैसे ही ये फैसला न्यूज़ मार्केट में आया, एन उस वक्त DGISI की तब्दीली की खबर जो है वो मार्केट में जानबूझकर फ्लोट की गई, ताकि तमाम तवज्जो जो है वो इस तफसीली फैसले से हटकर DGISI की तब्दीली की तरफ चली जाए और सारी बहस उस पर हो और इस फैसले के मंदरजात आप तक पहुंचे ही ना, ताकि आपको पता ही ना चले कि मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इलेक्शन कमीशन, शैतान आज़म काजी फायज ईसा, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन सब ने मिलकर क्या षड्यंत्र नचाया है, मचाया है नहीं, नचाया है, और उसकी आपको समझ ही नहीं आएगी। तो फिर और इस फैसले ने कितना अहम किरदार अदा करना है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, तो इसलिए ये खबर आपके सामने छोड़ी गई। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले आपको इस खबर के इंपॉर्टेंट मंदरजात समझा दें, मतलब ये जो तफसीली फैसला है इसकी अहमियत आपको बता दें, इसने क्या क्या अचीव किया है वो आपको बता दें, और फिर हम अगली खबरों की तरफ भी चलते हैं। तो सबसे पहले आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको तफसीली फैसले को तहरीर किया है, और जो सबसे पहली चीज़ इस फैसले ने क्लियर कर दी है या अचीव की है, या इस फैसले के थ्रू सबसे पहली चीज़ या बड़ी चीज़ जो डिटरमिंड हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में तहरीरी तौर पर यह लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम हो गया। जी हाँ, ये उन्होंने लिख दिया, कबर खोद दी है आज इलेक्शन कमीशन की। जाहिर है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि चार्जशीट नहीं बल्कि इंडाइटमेंट कर दी है, फर्दे जुर्म आयद कर दी आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसके बारे में बता दिया कि वो फ्री एंड फेयर नहीं था, और साथ साथ ये भी लिख दिया कि वो आईनी इदारा था, उनका काम इलेक्शन करवाना था। इलेक्शन करवाने की बजाय वो एक फरीक के तौर पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दूसरे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर वो फरीक बनकर बैठे हैं और PTI के खिलाफ एक पार्टी बन के मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका काम न्यूट्रल रहना था, उनका काम इलेक्शन करवाना था, लेकिन वो तो एक मुखालिफ पार्टी बने हुए हैं PTI की और जान छोड़ के राजी नहीं है। फिर इस फैसले ने यह भी बताया कि जो कोई भी पॉलिटिकल जमात है उसका अगर आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई मसला है तो आप मैक्सिमम उसका निशान छीन सकते हैं, उसका नाम नहीं छीन सकते, उसका प्लेटफॉर्म नहीं छीन सकते। फिर तीसरी चीज़ जो इस फैसले ने की है वो ये की है कि सलमान अकरम राजा जब लाहौर हाई कोर्ट गए थे ये कहने के हमारे पास निशान नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने दें, वो आइन के मुताबिक है। आप आइन के मुताबिक हमसे हमारी पार्टी को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, वो रहेगी और हम PTI के तौर पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो हुक्म था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का,
सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर और कहा था कि नहीं, आप पीटीआई के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था। मतलब आज इलेक्शन कमीशन ने क्लॉक पीछे कर दी, वापस ले गए। अब सब कुछ उस तारीख से आगे होगा। मतलब कि तमाम जितने आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन लड़ा। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में थी, इन्होंने भले नहीं रहने दी, लेकिन कानूनी तौर पर अब थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अगली बात कही वो ये कही कि जिस तरीके से काजी फायज ईसा साहब ने बल्ले के निशान का फैसला किया और उसमें अभाम छोड़ा, अगर उस अभाम को दूर कर दिया जाता, रिस्पॉन्ड कर दिया जाता, वजाहत कर दी जाती, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिन दिहाड़े बल्ले के निशान के फैसले को मिसयूज कर रहा था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश रही और वजाहत नहीं दी, काजी साहब की तरफ इशारा है, जाहिर है वो तमाम फसाद की जड़ है, हर चीज़ वहाँ से शुरू होती है, तमाम बुराइयों की जड़ वो फैसला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज डिटरमिन कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को आइन शिकनी का मुर्तकब भी करार दे दिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि उनकी कब्र खोदी गई है। अब आज 2 साल, 4 साल, 5 साल जैसे ही हालात बेहतर होंगे, ये इंडाइटमेंट हो गई है, ये लोग अब बच नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी गर्दनों के गिर्द रस्सा आज डाल दिया है। वो टाइट कब होना है वो वक्त डिसाइड करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इख्तलाफी नोट था जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अफगान, उसके ऊपर मेजॉरिटी जजेस ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट और अफसुर्दगी और तकलीफ का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि दोनों जजेस बिल्कुल अपनी राय रखते थे कि वो एक ऐसा फैसला दें जो हमसे, जिसमें उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और उसमें कानून को साइड करें, जिस भी कानून के तहत वो अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं, और बेशक कहें कि वो हमारे फैसले के साथ मुत्तफिक नहीं है। ये उनका हक था, इख्तलाफी नोट लिखना भी उनका हक था। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे वो साथी जजेस पर हमलावर हुए, वो बिल्कुल भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के शान शान नहीं है, बल्कि काबिल शर्म हरकत की है जो उन दोनों जजेस ने की है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत के मुताबिक नहीं है जो कुछ उन्होंने किया है। उसके साथ उन्होंने आगे लिखा कि वो यहां तक ही रहते तो ठीक था, लेकिन वो जजेस तो मिसकंडक्ट के भी मुर्तकिब हुए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनकरेज करने की कोशिश की कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला है उसको ना माने। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारों को एक 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 किस्म का उकसाया कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना इम्प्लीमेंट करें, ना माने। तो ये मिसकंडक्ट के वो मुर्तकिब हुए। इसके बाद जुडिशल जो कमीशन है उसके अंदर इनको लेके जाना चाहिए, जो जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर, और इनको जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से रिमूव करने की प्रोसीडिंग्स शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर बैठ के उकसा रहे हैं, अदालती काम के अंदर रोड़े अटका रहे हैं और कह रहे हैं दूसरे इदारों को कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मत माने। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात को मुकम्मल नुकसान पहुंचाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टी बन के, और सुप्रीम कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। और साथ साथ उन्होंने काजी फायज ईसा ने जो हाल ही में रजिस्ट्रार को ख़त लिखा था और पूछा था कि किसी को नोटिस किए वो वजाहत जारी करने पर, उस पर जो अक्सरियती फ़ैसला है उसने उसका भी जवाब दिया और ये कहा कि जब फ़ैसले में लिख दिया था कि अगर वजाहत चाहिए होगी तो वो इन्हीं जजेस को भेजी जाए। जब पहले से तय था तो फिर नोटिस क्यों करने थे, जब सारा तरीकाकार पहले से तय। मतलब उस ख़त का भी जवाब दे दिया। उस ख़त के थ्रू काजी साहब इन जजेस पर, खसूसी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एक इंडाइटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। एक आप कहें कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे थे, रजिस्ट्रार से कोई नोट लिखवाना होगा, वो नोट लिखवा के जस्टिस मंसूर अली शाह के कंडक्ट के ख़िलाफ़, और बाद में जैसे ही आइनी तरमीम वगैरह करेंगे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो कोशिश करेंगे और दूसरे जजेस को कि वो उनको ट्रैप करें उस सारे सिस्टम में। ये शैतान आज़म काजी फायज ईसा की ये सारी साजिश थी। उसका जवाब भी आज के फैसले में दिया गया और मरबूत तरीके से दिया गया है। तहरीक इंसाफ को फ़ौरन मखसूस नशिस्तें नोटिफाई की जाएं तो उनका हक है, और इलेक्शन कमीशन या कोई और आइनी तरमीम जो होती है या कानून के अंदर तब्दीली होती है उसके इफ़ेक्ट्स बैक डेट पर नहीं हो सकेंगे।
फाइनलिटी इख्तियार कर गया है, वो सब कुछ इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जमात के तौर पर लड़ना था, नहीं लड़ने दिया गया, वापस कर दिया गया सब कुछ कि उन्होंने जमात के तौर पर ही लड़ा है। जितने लोगों ने सुन्नी तहरीक में बामर मजबूरी शमूलियत की थी, वो तमाम तहरीक इंसाफ के ही कंसिडर होंगे। तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती हैं, कुछ इफ एंड बट नहीं है, कोई इसके अंदर नया शगुफा या शोशा नहीं है। फौरी तौर पर तमाम मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं। अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिया है, जो अवाम की नुमाइंदा है, मखसूस नशिस्तें भी उन्हीं का हक है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तय कर दिया है। इसमें कोई चीज़ उन्होंने आज मुबहम छोड़ी नहीं है और ना ही आज उन्होंने कोई ऐसा नुक्ता छोड़ा है जिसको इस्तेमाल करके, जिस रस्सी को इस्तेमाल करके ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट को और किसी और चीज़ को ये बांध सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला गलत किया। ये दुरुस्त है कि आर्टिकल 199 में उनके पास वो इख्तियार नहीं था इंसाफ देने का जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था कि वो अगर बायस ना होते, पार्टी ना बनते, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ दे सकते और पेशावर हाई कोर्ट इस फैसले को रिमांड बैक कर सकती थी बजाय तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देने की। तो उस फैसले को भी उड़ा दिया और रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी अहकाम दे के तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। बाकी तमाम चीज़ें हम आपके सामने तकरीबन रख चुके हैं और 7-8 जजेस ने अक्सरियती फैसले के खिलाफ जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के जो रिमार्क्स हैं उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करना चाहिए। अब इस तफसीली फैसले के बाद वजह बनती है रेफरेंस की। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला जो हैं वो इसकी तरफ जाते हैं कि नहीं। इसके ऊपर बात बहरहाल की जाएगी हर फोरम के ऊपर कि अब इनके खिलाफ एक रेफरेंस आना चाहिए। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं यहाँ पर कंक्लूड कर दूँ कि आज के इस फैसले से इलेक्शन कमीशन की इंडाइटमेंट हो गई है। आज नहीं तो कल अब रस्से गलों में पड़ेंगे। आर्टिकल 6 के सब कुछ तय कर दिया है। अब आईनी तरमीम अगर कोई करेगा भी तो उसको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अब फाइनलिटी इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है जी DGISI की तब्दीली। जी हाँ, DGISI साहब को तब्दील कर दिया गया है। हमने आपको ये खबर दी थी, जो असद तूर साहब की खबर थी, आपको बताया था। उन्होंने जाहिर है एक और लेफ्टिनेंट जनरल साहब का नाम पेश किया था। असद तूर साहब ने, जो हमने आपसे शेयर की थी उनकी खबर, उनके ख्याल में जो कोर कमांडर रावलपिंडी थे ये उनकी बारी थी। अच्छा, जो अब हमने पता किया है, जाहिर है जो खबर असद तूर साहब की थी वो हमने आपसे शेयर की थी। अभी रेट्रोस्पेक्टिवली जब हमारी लोगों से बात हुई है, मिलिट्री के रिटायर्ड लोगों के साथ, ऐसे लोग जो खबर रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम और शाहिद इम्तियाज़ थे उन्हीं के ऊपर गौर हो रहा था दोनों पर, लेकिन फिर इनको इसलिए चुना गया है कि इस टाइम के जो तमाम हालात हैं उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत गहरी है। ये एडजुटेंट जनरल हैं, मतलब कि जितना भी लीगल मामलात हैं फ़ौज के, और आजकल फ़ौज से निकल के जितने भी लीगल मामलात आजकल रजीम के हैं और तमाम मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए, अदालतों को कंट्रोल करने के लिए, ये जो तरामीम, ये सब कुछ, आप वो जैक ब्रांच और वो सब कुछ इनके अंडर रही है। मतलब जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब तशरीफ़ लाए हैं DGISI के तौर पर, वो इससे पहले एडजुटेंट जनरल थे और जिनकी ज़िम्मेदारी थी ये तमाम आइनी लीगल मामलात, मसलन कि जितने भी लोगों का मिलिट्री कोर्ट मार्शल हो रहा है, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, मसलन जनरल फैज़ हमीद का अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसके इंचार्ज भी यही थे। जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, जो तकरीबन 105-6 लोगों का, जिसमें 85 लोग अभी भी फेस कर रहे हैं, उसके भी सरबराह यही थे। इन्हीं की ब्रांच उसको हैंडल करती थी। फिर अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तरामीम का मुसव्वदा जैक ब्रांच पे बना, तो उसके भी बॉस यही थे, जैक ब्रांच के भी। तो जितने भी आइनी, कानूनी, अदालती ये तमाम मामलात हैं, इनको वहाँ पर GHU के अंदर जो एडजुटेंट जनरल हैं वही देखते हैं
और यही उसके सरबराह थे। तो फिर मौजूदा हालात के अंदर, क्योंकि आईनी तरमीम भी करानी है, अदालतों को भी थोड़ी नथ डालनी है और तमाम सिस्टम अदालतों के थ्रू ही हमने कंट्रोल करना है, तो इसलिए हतमी तौर पर यह फैसला हुआ है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो DGISI होंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो रीथिंक करेंगे, रीपोजीशन करेंगे अपने आप को, और जो जाने वाले DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, वो बिल्कुल उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। उनकी पॉलिसी में क्या क्या कुछ हुआ ये हम किसी और वीलॉग के लिए रखते हैं, क्योंकि आज वक्त नहीं है। तफसील से तय करेंगे कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या नहीं किया, वो क्या लेगेसी छोड़कर गए हैं। लेकिन बहरहाल उनको तब्दील कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो नए आए हैं, इनके वालिद साहब भी लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और वो जनरल बाजवा के जो ससुर थे मेजर जनरल एजाज साहब, उनके बड़े करीबी दोस्त रहे हैं। जनरल GM मलिक इनके वालिद मोहतरम थे जो अभी DGISI आए हैं। और कहा जाता है कि काकड़ फार्मूले के ऊपर जो रेजिग्नेशन लेने के लिए 2-3 लोग गए थे, उनमें इनके वालिद मोहतरम भी साथ गए थे, वज़ीर आज़म और सदर दोनों के काकड़ फार्मूला के तहत जब रेजिग्नेशन लेने थे। बहरहाल एक फ़ौजी फैमिली से हैं, तगड़ा बैकग्राउंड है फ़ौजी हिसाब से इनका पीछे से, मीन के इनके वालिद भी जनरल रहे हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल जो चेयरमैन वापडा भी रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के अंदर, उनकी भी इनसे अजीज़दारी है। और अब देखते हैं ओवरऑल ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से 30 तारीख को इन्होंने टेक ओवर करना है। और ये पहले ही टेक ओवर हो जाना था। इत्तलात ये हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब की, क्योंकि साहबजादी की शादी थी, और अगर शादी से पहले टेक ओवर हो जाता तो जैसे जरदारी साहब, बिलावल और बहुत सारे लोग, इसलिए शादी पे, ये कोई नदीम अंजम साहब के साथ नहीं है। पाकिस्तान में ये रवायत है कि आप रिटायर हो जाते हैं उसकी तरफ, उसके बाद आपको कोई नहीं देखता। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वो जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो एक लोगों को शादी पे बुलाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे एक बहुत ही करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब के, जो मिलिट्री से ही हैं, उन्हीं के आप ये कह लें कि आगे पीछे सीनियर जूनियर आप कह लें, कोर्स बैचमेट कह लें, उसी एज ग्रुप से, उसी ओहदे के लेवल से वो भी रिटायर्ड हुए हैं जिससे नदीम अंजम साहब हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर इनको 2 दिन पहले रिलीव कर दिया जाता या ऐलान उनकी बेटी की साहबजादी की शादी से पहले किया जाता तो आधे लोगों ने शादी पे ही नहीं जाना था। और ये कोई नदीम अंजम साहब के साथ नहीं है। उन्होंने कहा, जो बताने वाले थे, उन्होंने कहा अगर मेरे बच्चों की शादी मेरी रिटायरमेंट के बाद होती तो उस पर भी किसी ने नहीं आना था। तो उन्होंने कहा यह हमारा एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है सोसाइटी की, उसकी वजह से इस फैसले को डिले किया गया और शादी से दूसरे तीसरे दिन ये फैसला जो है वो कर दिया गया है। उन्होंने मुझे, खैर जब इनकी साहबजादी की शादी हुई थी तो अगले दिन उनका मुझे मैसेज आया था कि 1-2 दिन पीर या मंगल को ये नोटिफिकेशन जो है हो जाएगा। आज उन्होंने एक स्माइली फेस मुझे भेजा कि मैंने आपको मंगल तक का वक्त दिया था, ये तो पीर को ही हो गया। तो बहरहाल ये इस चीज़ का एक तो बैकग्राउंड है। अब खबरें और भी थी काफ़ी, मतलब कि आज एक तो इख्तलाफी एक तो नोट लिखा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, बड़ा ही तगड़ा नोट है, उस पर हम सुबह के व्लॉग पर बात करेंगे। और भी आज काफ़ी कुछ हुआ। इमरान खान ने नई घंटी बजाई है जेल के अंदर से। उन्होंने ज़रा पार्टी के बाहर बैठी हुई जो क़यादत है उनकी जो अप्रोच है और जो इमरान खान के अंदर अप्रोच है, उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क आज दिखाया है इमरान खान ने। फ़र्क का मतलब ये कि उन्होंने पेस को बढ़ा दिया है। बाहर बैठे हुए हम सारे लोग शायद उस पेस को नहीं समझ रहे थे। इमरान खान ने ज़रा स्पीड को बटन दबा दिया है और मामलात को दमादम मस्त कलंदर की तरफ अब शायद वो लेके जाना चाह रहे हैं। इस सब को डिस्कस करेंगे सुबह के व्लॉग में। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।